हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और सभी कुशल मंगल होंगे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार की मार्क्सवादी विचारधारा। मतलब जो कार्ल मार्क्स हैं उनका अपना क्या कहना है मानवाधिकार के संदर्भ में। तो उस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मानवाधिकारों की जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो इस बुनियादी सिद्धांत पर टिकी है कि किसी भी युग के अधिकार वहाँ की आर्थिक उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्धारित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी युग हो, है ना, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, है ना, तो उस काल के जो भी अधिकार वगैरह है वो वहाँ की आर्थिक उत्पादन प्रणाली, है ना, उत्पादन प्रणाली मतलब जो भी हम उत्पादन करते हैं ना, तो उसकी जो भी व्यवस्था है उसके द्वारा जो है वो सारे अधिकार निर्धारित होते हैं। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का जो आर्थिक ढांचा है वही एक ऐसी नींव है जिस पर कानूनी और राजनीतिक इमारत अधिकारों की इमारत खड़ी की जाती है ना। तो देखो ये कितना बढ़िया स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज का जो आर्थिक ढांचा है अ, वही एक ऐसी चीज है जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की इमारत खड़ी की जाती है। ठीक है। चलो, तो कार्ल मार्क्स ने उदारवादी मानवाधिकारों की भी आलोचना की है और उनको उसने क्या बोला है, बुर्जुआ छलावा ये करार दिया है। ठीक है। उनका तर्क था कि पूंजीवादी समाज में कानून की नज़र में सब बराबर तो कहे जाते हैं, लेकिन धन के अभाव में एक गरीब व्यक्ति कभी भी अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाता। ठीक है। धन के अभाव में कोई भी गरीब व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाता। कहने का मतलब यदि किसी के पास पैसा नहीं होगा तो बताओ उसकी हिम्मत होगी सरकार से पंगा लेने की? क्या वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसके पास पैसा होना जरूरी है, धन होना जरूरी है, तभी जो है वो अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अनुसार मानवाधिकारों की अवधारणा ऐतिहासिक होती है, जिसका अर्थ है कि ये समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर दास प्रथा और सामंतवाद, ये अपने दौर में एक प्रकार से अलग थे, है ना। इनके टाइम पीरियड में जो अधिकार थे वो अलग थे, लेकिन पूंजीवाद में इनका अपना अलग माहौल बन गया, है ना। पूंजीवाद में इन्हें केवल व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया है, जबकि दास प्रथा और सामंतवाद के दौर में ये अधिकार जो है बिल्कुल अलग थे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना समय के साथ बदलते रहते हैं। जो भी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जो मानवाधिकार होते हैं ये समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर दास प्रथा और समाजवाद के दौर में अधिकार बिल्कुल अलग थे, जबकि पूंजीवाद के दौर में इनका उद्देश्य जो है केवल व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिए हो गया है ना। चलो, अब इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं कि जो भी विचारधारा है हमारी मार्क्सवादी विचारधारा, इसका मुख्य प्रहार जो है निजी संपत्ति पर है, जिसे मार्क्स मानवाधिकारों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। बाधा मतलब रुकावट, है ना। उनका कहना यह है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का कब्जा होगा, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही रहेंगे जो कि पूंजी पर अपना स्वामित्व स्थापित करेंगे, तब तक जो है आम जनता के अधिकार केवल कागजों तक बने रहेंगे, है ना। उन पर जो है प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक मुक्ति और मानवीय मुक्ति के बीच एक अंतर स्पष्ट किया गया है। उनका कहना है कि केवल वोट देने का अधिकार मिल जाना ही सच्ची मुक्ति नहीं है, बल्कि असली आज़ादी तब है जब मनुष्य आर्थिक शोषण, भूख और असुरक्षा के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाए, है ना। असली आज़ादी कब है? जब मनुष्य जो है आर्थिक शोषण, भूख और असुरक्षा के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाए, तभी जो है उसको राजनीतिक मुक्ति मिलेगी। और मानवीय मुक्ति कब मिलेगी? है ना, जब उनको ये सब सुविधा उपलब्ध होगी, है ना। जैसे मान लो कि आपको केवल वोट देने का अधिकार मिल गया, तो क्या बताओ आपको राजनीतिक अधिकार हो गया, है ना। अब आप क्या कुछ भी कर सकते हो? नहीं। आपके पास अ, रोजगार होना चाहिए, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, बहुत सारे अधिकार होने चाहिए, तब जाकर आप जो है ना एक बेहतर जीवन जी पाओगे। तो उसलिए जो है कार्ल मार्क्स ने इन सब चीज़ों को उत्पादन वर्ग से जोड़कर अपने आप को समझाने की कोशिश की है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद में व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर सामूहिक अधिकारों
और सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो भी सामाजिक अधिकार है या सामाजिक हित है, इनको जो है व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर इनको प्राथमिकता दी जाती है। जबकि जो उदारवाद है, जो उदारवादी विचारधारा है, उसके जो लोग हैं या उसके जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर सामूहिक अधिकार और सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। उदारवाद जहाँ व्यक्ति को समाज से अलग एक प्रतिस्पर्धी इकाई मानता है, वहीं मार्क्सवाद जो है मनुष्य को समाज के अटूट अंग के रूप में प्रदर्शित करता है ना। अब देखो यहाँ पर एक कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, उदारवाद के बीच में और मार्क्सवाद के बीच में। उदारवाद जो है वो क्या करता है, व्यक्ति को समाज से अलग देखता है ना, उसको एक अलग प्रतिस्पर्धी इकाई मानता है। जबकि मार्क्सवाद जो है मनुष्य को समाज के एक अटूट अंग के रूप में परिभाषित करता है ना। ये जो है एक प्रकार से सामूहिक अधिकार और सामाजिक हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है ना, व्यक्ति को केंद्र में रखता है। ठीक है। अब देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता का अर्थ अक्सर बाजार की स्वतंत्रता होता है, जो इसे वास्तव में मजदूरों के शोषण का लाइसेंस मानता है ना। इस प्रकार मार्क्सवादियों के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल एक वर्गहीन समाज में ही संभव है, जहाँ कोई किसी का श्रम नहीं चुरा सकेगा, है ना। अब जैसे मान कर चलो कि हम जो उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, इस तरह से हम अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दे, तो इससे क्या होगा, समाज में क्या होगा, वर्ग संघर्ष हो जाएगा, है ना। वर्ग संघर्ष हो जाएगा, तो फिर इसमें जिनके पास पूंजी होगी वो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेगा, है ना। वो फिर जो शोषित वर्ग है उन पर शासन करेगा, है ना। तो ये सब जो है वर्ग संघर्ष के कारण हो रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीजें किस कारण हो रही है, उत्पादन की प्रक्रिया पर हो रहा है। उत्पादन की प्रक्रिया जो है वही इन चीजों को खड़ी कर रही है, इन्हीं पर अपनी इमारत बना दी है ना। चलो, तो ये बहुत एक अच्छा सिद्धांत दिया है मार्क्स ने, कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है केवल अक्सर जो है बाजार की स्वतंत्रता होता है, जो वास्तव में मजदूरों के शोषण का लाइसेंस है ना। मतलब इन्होंने बाजार की जो स्वतंत्रता है उनको मजदूरों के शोषण का लाइसेंस बताया उन्होंने, है ना। और ये बोला है कि सच्ची स्वतंत्रता जो है केवल एक वर्गहीन समाज में ही संभव है, जो जहाँ कोई किसी का श्रम नहीं चुरा सकेगा, है ना। अब यदि हम ऐसे अलग अलग वर्ग बना देंगे तो इससे क्या होगा, जो जिनके पास पूंजी ज़्यादा होगी वो सीधी सी बात है जो शोषित वर्ग हैं उन पर शासन करेगा, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि कैसे पूंजीवाद जो है मनुष्य को उसके काम और समाज से काट देता है ना। मानवाधिकारों का असली उद्देश्य इस अलगाव को समाप्त करना होगा, ताकि मनुष्य अपने रचनात्मक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, स्वयं कर सके, मतलब, है ना। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि कैसे पूंजीवाद मनुष्य को उसके काम और समाज से काट देता है। मतलब पूंजीवाद जो है ना वो सबसे बड़ा बाधक साबित हो रहा है यहाँ पर। वो क्या करता है, मनुष्य को उसके काम और समाज से काट देता है, मतलब उनको अलग अलग डिवाइड कर देता है ना। तो मानवाधिकारों का जो असली उद्देश्य है वो इस अलगाव को समाप्त करना होना चाहिए, है ना। जो इस तरीके से जो इनको डिवीजन कर रहा है ना, कि उनके काम के हिसाब से उनको अलग बांट रहा है या उनको समाज के हिसाब से अलग अलग बांट रहा है, तो ये जो है ना पूंजीवादी प्रक्रिया कर रही। तो मानवाधिकार का जो असली उद्देश्य है वो इस अलगाव को क्या करना चाहिए, समाप्त करना होना चाहिए, ताकि मनुष्य अपनी रचनात्मक शक्तियों का पूर्ण विकास स्वयं कर सके। ठीक है। अब देखो, मार्क्सवादी विचारधारा में आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार हो गया, पर्याप्त मजदूरी और विश्राम के अधिकार, है ना, इनको नागरिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है। ठीक है। उनका मानना है कि खाली पेट रहने वाले व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। समझ रहे हो ना। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है कार्ल मार्क्स ने कि सबसे पहले तो ना कुछ उनको आर्थिक अधिकार होने चाहिए। आर्थिक अधिकार कैसे, जैसे मान लो उनको काम का अधिकार होना चाहिए, काम मतलब कोई रोजगार का अधिकार, है ना। इसके अलावा उनकी जो मजदूरी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि उनका गुजर बसर हो सके, है ना, उनका काम चल सके, है ना। और उनके काम के कुछ निश्चित घंटे होने चाहिए, है ना, उनको विश्राम करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब जो है ना आर्थिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये इनको जो है ना नागरिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है, मतलब ये सब उनके लिए बहुत जरूरी है। यदि और उनका मानना है कि यदि कोई खाली पेट यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए है ना अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मूल्य नहीं होगा। अब अभिव्यक्ति की जो आज़ादी वो हमें कहाँ से मिल रही है,
राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से मिल रही है, संविधान के माध्यम से मिल रही है। अब सोचो उसके बाद जब खाने की व्यवस्था नहीं होगी, उसके बाद रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, है ना, तो सोचो कि ऐसा व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ कैसे लड़ेगा वो, है ना, नहीं लड़ पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसने क्या बोला है कि उसके बाद आर्थिक अधिकार होना चाहिए और उनको जो है उनको है ना नागरिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है उनके माध्यम से, उनके द्वारा, है ना। चलो, अब देखो जो राज्य होता है, राज्य मतलब जो भी सरकार होती है, देश होती है, उनको जो है ना मार्क्सवादी एक दमनकारी यंत्र होता है मानते हैं। दमनकारी मतलब उनको बोलते हैं कि ये जो है ना शोषण कर रहे हैं एक प्रकार से मानव का, क्योंकि ये केवल है ना शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। जो भी राज्य होता है ये क्या करता है, ये शक्तिशाली वर्ग जो भी जो शासक वर्ग हो गए या जिनके पास पूंजी होती है, पूंजीपति वर्ग है ना, तो इनके हितों की रक्षा करता है। जबकि जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, महिलाएं होती है, कमजोर वर्ग होते हैं, उनके लिए क्या करती, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, है ना। इसलिए राज्य द्वारा घोषित मानवाधिकार अक्सर जनता के असंतोष को दबाने और व्यवस्था को न्यायपूर्ण दिखाने के लिए सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। इसलिए राज्य सरकार को एक ऐसे मानवाधिकार बनाने चाहिए जो कि जनता के असंतोष को दबाने का काम करे और व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने का काम करे, है ना। मतलब ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सरकार जो जनता के हितों पर काम करे, ठीक है। अब देखो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसके अनुसार अधिकार कभी भी प्राकृतिक या ईश्वरीय नहीं होते हैं। ये समाज के भीतर वर्ग संघर्षों की उपज होते हैं और शासक वर्ग हमेशा ऐसे अधिकार बनाता है जिससे उसका वर्चस्व समाज पर निरंतर बना रहे। कहने का मतलब ये है कि लोग क्या कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो प्राकृतिक अधिकार है हम उस पर तो चर्चा कर ही नहीं रहे, क्योंकि उस पर तो सबका बराबर अधिकार है ना। जैसे जल का अधिकार, वायु का अधिकार, है ना, तो ये सब तो सब नेचुरल चीजें हैं ना, तो इस पर तो हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जो कुछ मानवीय अधिकार होते हैं, जैसे रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, संस्कृति का अधिकार, तो बहुत सारे ये जो मानवीय अधिकार है, तो इन पर क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है उनका आधिपत्य होता है। तो ये सब कारण किस कारण उपजे हैं, तो ये सब वर्ग संघर्षों की उपज के कारण हुए हैं। अब सोचो यदि शासक वर्ग ऐसा करता है तो इससे क्या होगा, जो शोषित वर्ग होते हैं ना उनका उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। और हमेशा शासक वर्ग ऐसे कुछ नियम कानून बनाएगा कि वो अपने अब इनके ऊपर जो है ना हमेशा अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, है ना, वर्चस्व बनाए रखें, है ना। अच्छा, मार्क्सवाद का एक और लक्ष्य है सर्वहारा वर्गीय तानाशाही, है ना, उसको समाप्त करना है। कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से क्या होता है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना होता है जहाँ राज्य की सत्ता जो है ना लुप्त हो जाए, है ना। ये मार्क्सवाद का एक अंतिम लक्ष्य है ना, अंतिम मतलब एक प्रमुख लक्ष्य कह सकते हो, अंतिम नहीं। मार्क्सवाद का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो, है ना। उसके माध्यम से क्या होगा कि एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जो जहाँ राज्य की सत्ता जो है लुप्त हो जाए, लुप्त मतलब गायब हो जाए, है ना। ऐसे समाज में अधिकारों की रक्षा के लिए दमनकारी कानूनी ढांचे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना। अच्छा, मार्क्सवादी जो है वो प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार के सूत्र पर चलता है ना। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे, जो कि सबसे बड़ा मानवाधिकार है ना। देखो उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। क्षमता अनुसार मतलब उसकी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए, और प्रत्येक की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको चीजें मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। तो यह सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है कि यह जो है समाज का, इसके अनुसार समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे, जो कि एक प्रकार से सबसे बड़ा मानवाधिकार है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद जो है मानवाधिकारों के वैश्विक दावों को पश्चिमी दावों का एक रणनीतिक हथियार मानता है ना। उनके अनुसार अमीर देश इन अधिकारों के बहाने दूसरे देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं और अपने बाजारवाद को गरीब देशों पर जबरन थोपते हैं, है ना। उनका कहना क्या है कि अमीर देश जो है वो इन अधिकारों के बहाने दूसरे देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं और अपने बाजारवाद को गरीब देशों पर जबरन थोपते हैं, है ना।
तो ये एक प्रकार से मानवाधिकारों के वैश्विक दावों को पश्चिमी देशों का एक रणनीतिक हथियार मानता है। हाँ? देखो, इस विचारधारा में कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक गहरा संतुलन भी अनिवार्य माना गया है। कैसे? उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति समाज के लिए श्रम नहीं करता है उसे सामाजिक संसाधनों पर अधिकार जताने का कोई नैतिक हक नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो उत्पादन में योगदान देते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा की कुछ अलग थिंकिंग है ना। इनका कहना क्या है कि हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ श्रम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी सामाजिक संसाधन है उस पर उसका एक अधिकार बना रहेगा। और यदि मान लो कि वो समाज के लिए कुछ श्रम नहीं कर रहा है तो फिर उसको जो है ना सामाजिक संसाधनों पर अधिकार जताने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्रांति को अधिकारों की प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन भी माना गया है ना। क्रांति, जैसे मान लो कोई भी क्रांति है ना, तो उसको जो है ना अधिकारों की प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन माना गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। उनका मानना है कि शोषक वर्ग जो है स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। शोषक वर्ग जो है, मतलब शोषक मतलब कौन? जो शासक वर्ग होता है ना। तो शासक वर्ग जो है स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार जो है कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मजदूरों को संगठित होकर बलपूर्वक अपने मानवीय अधिकारों को हासिल करना होगा और सत्ता को बदलनी होगी। कहने का मतलब है कि जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग जैसे मजदूर वर्ग है ना, तो इनको क्या होगा, इनको क्या करना होगा, एक संगठन बनाना होगा। संगठन के माध्यम से ये बलपूर्वक अपने मानवीय अधिकारों को हासिल कर सकते हैं और जो भी सरकार है जो इनका दमन कर रही है उनको हटा सकती है, बदल सकती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और इसके लिए क्रांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रांति को इन्होंने क्या किया है, अधिकारों की प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन माना है कार्ल मार्क्स ने। इसलिए क्रांति होना बहुत जरूरी है। जब क्रांति होगी ना तभी जो है शोषक वर्ग जो है कंट्रोल में रहेंगे, है ना। उसको हम हटा सकते हैं, है ना, और उससे हम अपने मानवीय अधिकार को हासिल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्रांति को अधिकारों की प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन माना है। ठीक है। अच्छा, जो पूंजीवादी लोकतंत्र है उनमें समानता केवल एक औपचारिक दिखावा देखा गया है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विषमता जो है आर्थिक विषमता जो है वो अधिकारों के वास्तविक प्रयोग को असंभव बना देती है। क्योंकि जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी ना वो क्यों समानता का व्यवहार करेगा? सीधी सी बात है, वहां तो विषमता ज्यादा होगी ना। जिसके पास ज्यादा पूंजी होगी ऐसे समाज में कहाँ समानता होगी? ऐसे समाज में तो विषमता होगी ना। तो वहां पर जो है समानता का जो अधिकार है या समानता का जो व्यवहार है ना वो एक प्रकार से औपचारिक दिखावा मात्र है ना। क्योंकि आर्थिक जो विषमता है वो अधिकारों के वास्तविक प्रयोग को असंभव बना देती है ना। इसलिए मार्क्सवाद जो है वास्तविक समानता के लिए उत्पादन के साधनों के समाजीकरण और लाभ के समान वितरण की वकालत जो है पूरी मजबूती से करता है। उसका कहना है कि उत्पादन के साधनों पर बराबर अधिकार होना चाहिए और लाभ का समान वितरण होना चाहिए। तभी जो है एक पूंजीवादी लोकतंत्र में भी समानता का अधिकार का सही उपयोग होगा और वो एक औपचारिक तौर पर लागू होगा। ठीक है। चलिए, मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व पर जोर देती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के विकास के लिए समाज का विकास प्राथमिक शर्त है। यदि किसी के व्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए समाज का विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक समाज संकट में है तब तक कोई भी व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र या अधिकार संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने जो है ना कार्ल मार्क्स ने समाज को ना प्रायोरिटी पे रखा है, न कि व्यक्ति को। हाँ, जब समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का भी होगा, जब समाज का ही विकास नहीं है तो व्यक्ति का कहाँ से विकास होगा, है ना। लेकिन जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को केंद्र में रखती है ना। जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को केंद्र में रखती है, लेकिन जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो समाज को केंद्र में रखती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है ना। तो इसने जो मार्क्सवादी विचारधारा है ये मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व पर जोर देती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के विकास के लिए समाज का विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक समाज संकट में है तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वास्तव में स्वतंत्र या अधिकार संपन्न नहीं हो सकता। मतलब उसके अधिकारों की प्राप्ति के लिए कोई भी संघर्ष नहीं होगा, है ना। इसलिए उन्होंने समाज के विकास को प्रायोरिटी पे रखा है।
अब यदि हम आज के संदर्भ में बात करें तो जो मार्क्सवादी विचारक है वो पर्यावरण और संसाधनों पर जनता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, जो आज के विचारक हैं मार्क्सवादी विचारक वे पर्यावरण और संसाधनों पर जनता के अधिकार की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वे? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानवाधिकारों को केवल कानूनी मुद्दा न मानकर उसे एक व्यापक राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के रूप में देखते हैं, जिसका अंत जो है समाजवाद में होता है। हाँ, समाजवाद में क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष बना दिया इन लोगों ने, है ना। पर्यावरण का जो मुद्दा है, ये संसाधनों का जो मुद्दा है ना, इस पर जो है ना जनता की भी राय होनी जरूरी है ना। इसको लोगों ने क्या बना रखा है? कानूनी मुद्दा बना रखा है, जबकि इन पर जो है ना आम व्यक्ति की भी राय माननी चाहिए, है ना। तो इस पर थोड़ी एक बहस जारी है फिलहाल, है ना। तो इस प्रकार मार्क्सवादी मानवाधिकार जो है ये मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का पूर्ण अंत करने के लिए एक विचारधारा है ना। यह एक ऐसी व्यवस्था का सपना है जहाँ संपत्ति का लालच खत्म हो और हर इंसान को उसकी गरिमा, रोटी और विकास का वास्तविक अवसर प्राप्त हो सके, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से इन्होंने ना वर्ग संघर्ष और उत्पादन प्रणाली इन पर चर्चा की है कि जो भी ये सब चीजें हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष का सबसे बड़ा महत्व है ना। तो जब तक इन चीज़ों में ना असमानता होगी तब तक ये सब चीज़ें बनी रहेगी। इसलिए इन्होंने ना वर्गहीन समाज की कल्पना की है मार्क्सवाद ने, है ना। मार्क्सवादी विचारधारा ने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की है, क्योंकि यदि वर्ग होंगे ना तो फिर सीधी सी बात है, कोई उच्च वर्ग का होगा, कोई निम्न वर्ग का होगा, कोई पूंजीपति वर्ग होगा, कोई शोषक वर्ग होगा, कोई शोषित वर्ग होगा, है ना। तो इस तरह के सब जो अलग अलग वर्ग होंगे ना, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जिसके पास धन नहीं होगा, जिसके पास सुविधाएं नहीं होगी, उनका 100% शोषण होगा, है ना। तो ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स की विचारधारा है ना। तो ये मानवाधिकारों के संदर्भ में हमने चर्चा किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर।